सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद हार्ट फेलियर। अब जो हार्ट फेलियर है उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 2-3 टाइप्स की होती है। पहली जो है दैट इज़ हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर एंड द लो कार्डियक आउटपुट फेलियर। लो कार्डियक आउटपुट फेलियर तो हम सबको पता ही है कि नॉर्मल जो होती है, जो कार्डियक आउटपुट होती है दैट इज़ 5 लीटर्स पर मिनट। अगर इससे कम हो जाए, मान लो 3 लीटर्स या 2 लीटर्स पर मिनट हो जाए, तो दैट इज़ लो आउटपुट। कम आउटपुट जा रही है तो वही तभी तो फेल होता है हार्ट। लेकिन कई केसेस में क्या होता है, हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर भी होता है, मतलब कि 5 लीटर नॉर्मल है, इसमें 6 लीटर हो रही है लेकिन फिर भी हार्ट फेल हो रहा है। क्यों होता है ऐसे? मान लो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। अब वो 6 लीटर में भी इफ़ेक्टिव नहीं है कि 6 लीटर उसको ब्लड मिल रहा है, फिर भी वो कहता है कि ये तो बहुत ही कम है। अगर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कौन से केस हो सकते हैं वो? थायराइडॉक्सिकोसिस, कि हमारे जो थायराइड, ऑब्वियसली थायराइड हार्मोन्स आपको पता है वो मेटाबॉलिज्म के लिए इफेक्टिव हैं, और वो अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो वो हमारे जो 5 लीटर ब्लड है उसमें नहीं काम कर सकते हमारी बॉडी। सेकेंड इज़ सिवियर अनीमिया। सिवियर एनीमिया में क्या हो रहा है कि जो ब्लड का अमाउंट है, जो आरबीसीज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। अब क्या करेंगे कि 5 लीटर्स में जितने ब्लड जो आरबीसीज आ रहे हैं 5 लीटर्स वाले ब्लड में, वो इनफ नहीं है हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। आरबीसीज का लेवल कम हो चुका है, वो ऑक्सीजन, उसमें जो ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग कैपेसिटी है वो नहीं होगी उतनी, इसीलिए ज़्यादा साइकिल्स लगेंगे, उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड चलेगा ताकि वो सिस्टम को ऑक्सीजन दे सकें। तो इसीलिए सिवियर एनीमिया में भी हमें कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली अब एक और जो फीटस है उसको हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, वो भी थ्रू ब्लड, तो फिर हमें ज़्यादा ब्लड चाहिए, दैट इज़ कार्डियक आउटपुट ज़्यादा चाहिए। दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल, दिस इज़ नॉट अ पैथोलॉजिकल कंडीशन इन प्रेगनेंसी। देन कम्स द बेरी। तो बेरी में क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है थायमिन की, दैट इज़ विटामिन ए। उसकी वजह से क्या होगा कि थायमिन हमें पता है कि काफ़ी सारे एंजाइम्स में होता है, जो भी क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर ये थायमिन का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो लेकिन अगर वो नहीं हो तो फिर टीसीएस साइकिल, ये जो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन वाले साइकिल्स हैं वो नहीं काम कर सकते नॉर्मली जो होता है। तो उस केस में क्या होता है, दूसरा पाथवे होता है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड जब बनेगा तो वो एक वेजोडाइलेटर है। वेजोडाइलेटर में क्या होगा कि जो ब्लड है वो बहुत ही फास्टली मूव करेगा आर्टीरियल साइड से वीनस साइड तक। ये जो ब्लड जा रहा है आर्टीरियल साइड से वीनस साइड तक, क्योंकि वीनस साइड में बहुत ही डायलेशन हो चुकी है, तो अब बहुत ही इजीली वो उसके अंदर चले जाएगा। तो फिर ऑक्सीजन जो है वो इनफ डिलीवर नहीं होगी टिश्यूज़ को। तो चाहे नॉर्मल भी आ रहा है कार्डियक आउटपुट, तो ऑक्सीजन डिलीवरी जो है टिश्यूज़ को जो होनी चाहिए थी वो कम हो रही है, क्योंकि बहुत फास्ट मूव कर रहा है ब्लड फ्रॉम आर्टीरियल साइड टू वीनस साइड बिकॉज ऑफ द वेजोडाइलेशन एक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। ओके, द लास्ट वन इज़ एवी फिस्टुला। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने कोई शंट लगा दिया है आर्टीरियल साइड और वीनस साइड का, सीधा शंट लगा दिया, हमने टिश्यू तक आने की नौबत ही नहीं दी। नॉर्मली आर्टीरियल साइड आती है, कैपिलरीज में कन्वर्ट होती है वीनस साइड। अब हमने जो शंट लगाया वो ऐसे लगा दिया, तो अब क्या होगा कि यहाँ का जो ब्लड है वो सीधा वीनस साइड में चला जाएगा, यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो दैट इज़ कि ऑब्वियसली हमारी ब्लड बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। एवी फिस्टुला ऑल्सो हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर अकर्स। इन लो कार्डियक आउटपुट फेलियर वही 4 केसेस लेंगे हम लोग जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो सकती थी। पहला, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कैसे हो सकती है? या तो इंट्रिंसिक कोई फैक्टर हो या एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक हमें पता है कि इस्कीमिया हो गया, उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा पूरा, तो अब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसके अंदर इस्कीमिया हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो गया अगर इस्कीमिया तो दैट विल लीड टू इन्फाक्शन ऑल्सो। तो इस्कीमिया, हार्ट डिजीज़, हाइपरट्रॉफी हो गई है, सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया उनका नंबर। नेक्स्ट इज़ एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में टॉक्सिसिटी हो जाती है नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स की, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक आउटपुट हमने डिक्रीज़ किया है, राइट। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ किया है, और जो नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं, नेगेटिव जो कि ब्रेडिकार्डिया करवा देंगे या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम कम करवा देंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करवा देंगे, ऑब्वियसली अगर उनकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो फिर जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्रीलोड। प्रीलोड को अगर हम बहुत ज़्यादा कर देंगे, ये हमने पढ़ा कि प्रीलोड को अगर हम बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, एंडोस्टेलिक वॉल्यूम बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं, तो फिर रेडियस जो है हमारी, उसका वेंट्रिकल का रेडियस इंक्रीज़ हो जाता है लैप्लेस लॉ के अकॉर्डिंग। तो फिर जो प्रेशर जनरेट होता है वो इनफ नहीं होता कि वो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट दे सके। ये हमने किस में, लैप्लेस लॉ में पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो प्रीलोड जो है वो इंक्रीज़
किस वजह से हो सकता है? माइट्रल रीगर्गिटेशन, आयोटिक रीगर्गिटेशन। अब इनका मतलब क्या है? तो ये बहुत ही बेसिक बना है, ऐसा कुछ होता नहीं है, इसकी एनाटॉमी अलग होती है, पर जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस ये जो लेफ़्ट एट्रियम है, यहाँ पे क्या होता है कि ये मिट्रल वॉल्व लगी है लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में। अब नॉर्मल क्या होता है, यहाँ से ब्लड यहाँ पे आएगा डायस्टोल के टाइम पे। जब डायस्टोल ख़त्म हो जाएगा तो मिट्रल वॉल्व जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। तो अब अगर मिट्रल वॉल्व क्लोज़ नहीं हो पा रही है तो क्या होगा कि यहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो वापस ऊपर जा सकता है ड्यूरिंग इसकी सिस्टली। ऑब्वियसली इसमें तो इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है नॉर्मली मिट्रल वॉल जो है वो क्लोज हो जाती है। लेकिन अगर ये ओपन रह गई और इसने ये जो वेंट्रिकल है इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो ब्लड है वो मिट्रल वॉल के थ्रू ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज मिट्रल वॉल रीगर्गिटेशन। रीगर्गिटेशन मतलब दोबारा से वापस पिछले वाले रास्ते से जाना। और अयोटिक रीगर्गिटेशन कब होती है? अयोटिक वॉल रीगर्गिटेशन क्या होती है कि नॉर्मली क्या हुआ कि यहाँ पे सिस्टोल के टाइम पे अयोटा में ब्लड चला जाए, अगर सिस्टोल ख़त्म होने पे भी अयोटिक वॉल जो है वो ओपन रहे तो फिर जो ब्लड है वो बैक फ्लो करेगा। सिस्टोल ख़त्म होने के टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा ये वेंट्रिकल है ये डायस्टोल में चले जाएगा। डायस्टोल मतलब ये रिलैक्स कर जाएगा। उस टाइम पे अयोटा के अंदर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। तो अगर रीगर्गिटेशन हो जाए, अयोटिक वॉल में कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रेशर वाला ब्लड है वो वापस से वेंट्रिकल में आ जाएगा। इन दोनों केसेस में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ऊपर चला गया और इसमें अयोटा से भी नीचे वापस आ गया। तो फिर इन दोनों केसेस में कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो गई। कार्डियक आउटपुट कैसे डिक्रीज़ हुई? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया, अयोटा से भी आ गया और ये जो मिट्रल वॉल में ऊपर लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आ गया, ऊपर लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आ गया। तो इन दोनों केसेस में प्रीलोड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जो वो कंपेंसेट नहीं कर पाता हार्ट हमारा, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट जो केस है दैट इज़ आफ्टर लोड का इंक्रीज़ होना। आफ्टर लोड क्या है? रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज़ हो सकती है कि अगर पूरी की पूरी सिस्टम में जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वहाँ पर हाइपरटेंशन हो जाए, ऑब्वियस सी बात है। और अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए तो राइट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आएगी, राइट वेंट्रिकल का आफ्टर लोड इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे आएगी? सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। कैसे? तो अगर यहाँ पे सिस्टम में जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है यहाँ पे हाइपरटेंशन हो जाए तो हमारे लेफ़्ट हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर लोड इंक्रीज़ हुआ है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुई है इसके ये वाले पाथवे में। ऑलराइट। लेकिन अगर ये जो राइट हार्ट है इसे लंग्स में लेके जाना है ब्लड को, अगर लंग्स में यहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए तो फिर लंग्स में रेजिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो दैट इज़ कि राइट हार्ट को ज़्यादा फोर्स से पंप करना पड़ेगा। तो आफ्टर लोड कब राइट हार्ट का इंक्रीज़ होता है? जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, और लेफ्ट हार्ट का जब सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो, या फिर अयोटिक स्टेनोसिस या कोआक्टेशन ऑफ अयोटा हो जाए। इन दोनों का ही मतलब है कि अयोटा जो है वो, ये देखो स्टेनोसिस होनी, ये हो गया, यही है कोआक्टेशन। अगर यहाँ पे जैसे नॉर्मल आर्टरी चल रही थी एकदम से ये बेंड आ गया बीच में, अब जब यहाँ पे बेंड आता है तो दैट मीन्स कि ये रास्ता कम है, तो रेजिस्टेंस जो है ये ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। ये फिज़िक्स में भी हम लोगों ने ये चीज़ें की हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वायर अगर बहुत ज़्यादा पतली है तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, लेकिन अगर वायर मोटी है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगी, यही हम करते हैं। तो वही सेम इसमें भी है आयोटा में कि रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी अगर ये कोआक्टेड है, बहुत ही ऐसे स्टेनोस्ड है। तो इन दोनों में ही आफ्टर लोड इंक्रीज़ हो रहा है। लास्ट जो है दैट इज़ हार्ट रेट। हार्ट रेट में अगर सिवियर ब्रेडिकार्डिया, ये मैंने आपको वो डोंकी के एग्जांपल से बताया कि ब्रेडिकार्डिया अगर बहुत कम हार्ट रेट है, कम साइकिल्स जा रहे हैं, वो डोंकी ऊपर नीचे बहुत कम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम खुद डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट टेकीकार्डिया, बहुत ज़्यादा सिवियर टेकीकार्डिया, 200 बीट चले गई, तो वो जो डोंकी था वो रेस्ट नहीं ले पा रहा था, तो वो ले ही नहीं पा रहा था, वो ऐसे ही चक्कर काटी जा रहा था खाली हाथ। वैसे ही हार्ट है, बहुत ज़्यादा टेकीकार्डिया पे वो क्या करेगा कि वो डायस्टोल का जो टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है उसमें हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ब्लड जो है वो फिल ही नहीं हो पाएगा, वो बहुत जल्दी पंप कर रहा है, उसको फिल करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो दैट इज़ सिवियर टैकीकार्डिया में भी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस। सो दीज आर द 4 थिंग्स जो हमारे लो कार्डियक आउटपुट में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ लेफ्ट और राइट के बीच में, कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया।
तो इस केस में क्या हुआ कि लेफ़्ट वेंट्रिकल का फॉरवर्ड फेलियर हुआ, मतलब कि आगे की तरफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। तो अगर ज़्यादा ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल में, ये जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट हार्ट में ज़्यादा ब्लड रहेगा, तो लेफ़्ट हार्ट में ब्लड आ कहाँ से रहा था? लंग्स से ही आ रहा था ब्लड। हार्ट में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ब्लड भर गया क्योंकि वो फेल हो गया पंप करने के लिए। तो अब लंग्स जो है बैकफ्लो बनेगा लंग्स में, क्योंकि लंग्स से ही तो वो ब्लड आ रहा था। नेक्स्ट केस है राइट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड में मान लो बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो फिल हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो पल्मनरी में नहीं जा पा रहा। यहाँ पे मान लो पल्मनरी हाइपरटेंशन है या कुछ भी है कि जो हमारा राइट साइड वाला हार्ट है वो पंप नहीं कर पा रहा। अब बिकॉज अब यहाँ पे ब्लड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो बैकवर्ड प्रेशर बनेगा। बैकवर्ड प्रेशर कहाँ बनेगा? पूरी की पूरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, क्योंकि यहीं से ब्लड आ रहा था राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हुआ पंप करने से तो बैकवर्ड प्रेशर बना पल्मोनरी रीजन में। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ तो फिर बैक प्रेशर बना सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में पल्मोनरी एडीमा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में पल्मोनरी एडीमा होता है और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में जनरलाइज्ड एडीमा होता है, दैट इज सिस्टेमिक का। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है कि क्यों कार्डियक आउटपुट कम होता है, दैट इज सिस्टोलिक डिसफंक्शन या फिर डायस्टोलिक डिसफंक्शन। ऑब्वियसली बात है, पता लग रहा है कि सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल होता है रिलैक्सेशन। तो सिस्टोलिक फंक्शन कब आ सकता है कि अगर जो हमारा हार्ट है वो नहीं सही, वो अपना हेल्दी नहीं है, तो दैट इज़ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इस्कीमिया की वजह से इस इन्फाक्टेड हो गया हार्ट, तो वो सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा अपना। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया। डायस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या होता है कि रिलैक्सेशन नहीं हो पा रही। ऑब्वियसली डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन है। अगर रिलैक्सेशन नहीं हो पा रही तो मतलब ब्लड जो है वो फिल ही नहीं कर पा रहा। अब उसके अंदर ब्लड आएगा ही नहीं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी इस केस में, क्योंकि ब्लड फिल ही नहीं कर पा रहा, रिलैक्स ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी हाइपरट्रोफी हो गई है या फिर उसकी स्टिफनिंग हो गई है। लॉस ऑफ रिलैक्सेशन होने की वजह से डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। ये भी हाइपरट्रोफी हो सकती है। और क्या रीज़न हो सकता है कि उसकी वॉल में एमिलॉइड के डिपॉजिट्स हो गए हैं। अब वो डिपॉजिट्स होंगे तो वो कहाँ रिलैक्स कर पाएगा, तो उसकी वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाती है। इस केस में जो हमारा सिस्टोलिक डिसफंक्शन था, इसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो रही थी, लेकिन फिर भी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हुआ था, क्योंकि ये जो है सिस्टोल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा। उसके अंदर ब्लड तो बहुत आ रहा है लेकिन वो खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। इसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है लेकिन इसमें ब्लड ही नहीं है, क्योंकि वो रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा। So yeah, this was all about heart failure. If you have any query you can ask, and if you like the video, please subscribe. Thank you.